उसको ये लेप्रोटमी के लिए ना सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक 12 आवर्स की सर्जरी के लिए ना उसको मैंने 3 दफ़ा रिपीट किया था पैरास्टामोल। एक 8 बजे मैंने इंडक्शन के वक्त दिया था, फिर एक 2 बजे मैंने दोबारा दिया था और एक रात को 8 बजे दिया था। ठीक है। और उसके साथ में बीच बीच में मैं इसको 25 मिलीग्राम मैं उसकी ड्रिप में कैटामीन डालता रहा हूँ। उसके बाद जो है मैंने लाइडोकेन की भी इन्फ्यूजन दी है। उसके बाद मैंने उसको लो डोज में डेक्समेडेटोमेडीन भी दी है, बहुत कम डायल कंसंट्रेशन पे डेस्फ्लोरेन दी है और मसल रिलैक्सन रिपीट किया है। एंड पे मेरा उसको प्लान था लगाने का एरेक्टर स्पाइनी ब्लॉक, लेकिन वो उसकी जो प्रोब था मेरे पास स्ट्रेट प्रोब था, तो स्ट्रेट प्रोब से उसका विजन इतना अच्छा नहीं हो रहा था, कर्व प्रोब मेरे पास नहीं था। तो एक्चुअली फिर मैं उसकी क्योंकि विजुअलाइजेशन नहीं सही थी तो फिर मैंने वो पोस्टपोन कर दिया इरादा और सुगा मेडेक्स से रिवर्स किया था। तकरीबन 2 से 3 लीटर के बराबर जो है ना, आप समझ लीजिए कि जो उसका जो उन्होंने एक्सीएम किया था पूरी टोटल आप समझ लें टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी थी। ठीक है। तो ये जस्ट टू स्टार्ट विद आप लोगों से बात कर लिए। अच्छा, ब्लड लॉस इतना ज़्यादा नहीं था, वो लेप्रोस्कोपिक ओपन की थी और फिर ओपन कर ली थी। ठीक है। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें मतलब बेसिकली एक पॉइंट टू लर्न ये है कि 20 मिलीग्राम मॉर्फिन देने से लोग हिचकिचाएंगे, लेकिन क्योंकि जब आपने 20 मिलीग्राम मॉर्फिन दिया है तो आपको पेन रिलीफ भी बहुत अच्छी है और वो बिल्कुल अवेक उठा है। इवन जब मैं ब्लॉक लगा रहा था तो उससे पहले मैंने इसकी गैसेस बंद कर दी थी और जब वो उठा, हाँ मैंने उसको 5 मिलीग्राम मिडाजोलैम भी दिया था। टोटल आप समझ लें 12 आवर्स में उसको कोई 100 मिलीग्राम के करीब के केटामिन दिया होगा, 150 माइक्स या 200 माइक्स के करीब जो है उसको डेक्समेडेटोमेडीन गई होगी और कोई 150 या 200 मिलीग्राम उसको रोकरोनियम किया था और ये था तकरीबन 10 लीटर उसको फ्लूइड दिया। और इसमें फ्लूइड डेफिसिट कैसे निकालेंगे इस पेशेंट में? अगर मिसाल के तौर पे 100 केजी है उसका वेट, फॉर एग्जांपल उसका वैसे 100 नहीं था, 100 केजी के लिए कोई निकाल के दे फ्लूइड जरा जी, कोई 100 ml के लिए फ्लूइड कैलकुलेट करें। 40, 20, 60, 60 सर 140 ml इसका मेंटेनेंस डोज होगा। 140 ml मेंटेनेंस हो गया। अच्छा, का एनपीओ ले लेंगे सर, एनपीओ डेफिसिट और 10 आवर्स का मैं सिंपल करने के लिए कर रहा हूँ, उसका 10 आवर्स का एनपीओ है जी। 4 to 1 से सर इसका मेंटेनेंस निकाल के फिर जो उसके आवर्स होंगे एनपीओ के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर ये आ जाएगा हमारे पास, तो उसको टोटल फ्लूइड देना होगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं आ जाएगा, खाली बस खत्म हो गया फ्लूइड। 4 to 1 सर, 4 to 1 ठीक है। इसके बाद जो है जो मेंटेनेंस फ्लूइड आएगा उसको एनपीओ के आवर्स जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि फर्स्ट आवर में उसका हाफ देना है, फिर फर्दर जो है। एक सेकंड नुसरत, आप मुझे बहुत मायूस कर रही हो। क्या फ्लूइड क्यों सर? खत्म हो गया? बस ये डेफिसिट और मेंटेनेंस के अलावा कोई फ्लूइड नहीं होता। सर इनसेंसिबल लॉसेस है सर और ऑनगोइंग लॉसेस भी सर। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज इसको बता लेने दें। अब वो अब जिसने ये बात छेड़ी है ना तो अब ये पूरा बताए। और तीसरा लॉस कौन सा होता है सर? इनसेंसिबल लॉसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंसिजन दिया जाता है, हाँ इनसेंसिबल लॉसेस में कितना होगा? इनसेंसिबल लॉस में सर जो यूरिन आउटपुट जो हमारे जो मेजरमेंट होगा ना वो तो उतना ही हम उसमें फ्लूइड जो है वो प्लस करेंगे सर। वो इंसिजन से सर, सॉरी इंसिजन से जो लॉस होगा उसमें सर हम जो इंसिजन देते हैं उसके हिसाब से 10 सेंटीमीटर का तकरीबन मैक्सिमम जो इंसिजन देते हैं अगर लेप्रोटमी है तो। अच्छा, हाँ तो उसमें कितने होगा, कितना कितना वो निकलेगा पर ml पर केजी पर आवर कितना होगा? 10 to 12। चले टू मेक इट सिंपल एटलीस्ट वो 10 ml पर केजी पर आवर होगा, वो 10 ml पर केजी पर आवर। तो ये अभी भी मैंने उसको थोड़ा फ्लूइड दिया।
ठीक है। उसको अभी भी मैंने थोड़ा फ्लूइड दिया, और इनसेंसिबल लॉस इज सेपरेट। इनसेंसिबल है जो आपकी जो रिस्पिरेटरी लॉस है, जो स्वेटिंग का लॉस है, दैट इज इनसेंसिबल लॉस। उसके बाद ब्लड की जगह ब्लड होगा, अलाउेबल ब्लड लॉस निकालेंगे। उसके बाद जो है ब्लड, अगर ब्लड जितना लॉस हो रहा है अलाउेबल ब्लड के अलावा, अलाउेबल ब्लड लॉस से पहले जो है वो आप उसको कोलाइड से दे दें, या उसको आपको 3 टाइम, जैसे अगर मिसाल के तौर पे 500 ml उसका ब्लड लॉस हुआ है तो 1500 ml तो वो बन गया, ठीक है। तो 1500 ml दे दें या 500 में आप उसको कोलाइड दे दें, तो वो ब्लड के बराबर मैंने उसको कोलाइड दे दिया, आप समझ लीजिए, ठीक है। 500 to 600 ml अगर उसका ब्लड लॉस हुआ है ना, तो मैंने उसको 750 ml मैंने उसको दे दिया था ये प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, 5% एल्ब्यूमिन, ठीक है। और जी उसके सर ये इसमें जी बोले सर एक क्वेश्चन पूछना था कि ये जो कोलाइड्स हम लोग देते हैं, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट भी होती है कि मतलब 3 लीटर से ज्यादा मतलब नहीं दे सकते, या? देखें वो ब्लड ग्रुपिंग में प्रॉब्लम करते हैं मुख्तलिफ। असल में देखें बेसिकली बात ये होती है कि जो कोलाइड जो होता है ना, वो आमतौर पे 10 to 20 ml पर kg तक आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि वो तकरीबन इतना ही बनता है, 3 लीटर के करीब। अगर आप 20 ml से निकालें तो वो मतलब बेसिकली ये इसका आपको इसको कंबाइन करके, क्योंकि अकेले आप सिर्फ कोलाइड देंगे ना तो रिएक्ट, बिकॉज इट्स नॉट लाइक ये कि आप समझ लीजिए कि क्रिस्टलाइड वैसे ज़्यादा जो बॉडी की फिजियोलॉजी से मैच कर रहे होते हैं वो क्रिस्टलाइड्स होते हैं, ठीक है ना। कोलाइड्स का तो सर्कुलेशन। जी हाँ सर। सर मैंने एमसीक्यू में पिछले दिनों पढ़ा था, विल ट्राई कि मैं वो ढूंढ सकूं कि 2 लीटर कहीं लिखा हुआ था कि सेफली आप 2 लीटर दे सकते हैं कोलाइड्स। जी देखिए डिपेंड करता है सिनेरियो पे। जो अगर एल्ब्यूमिन है ना, वो तो आप ज़्यादा भी दे देंगे तो उससे उतना नुकसान नहीं होगा एज कम्पेयर टू ऐसी चीज़ें कि जो जैसे डेक्स्ट्रॉन है, वो अगर आप ज़्यादा देंगे कोआगुलोपैथी होगी। हिस्टेरिल अगर आप ज़्यादा देंगे तो उससे रिएक्शंस होने का खतरा होगा। मतलब डिपेंड करेगा ना कि किस टाइप का कोलाइड है। एनीवेज जब भी फ्लूइड कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक डेफिसिट होता है, एक मेंटेनेंस होता है, एक थ्रेड स्पेसिंग होती है, और जो है उसके बाद जो है जितनी ड्रेन्स में आ रहा है वो आप ड्रेन्स को भी शामिल करते हैं। ब्लड को जितना ब्लड लॉस है अलाउेबल ब्लड लॉस से पहले या आप उसको कोलाइड से इक्विवेलेंट वॉल्यूम में करें या 3 to 4 टाइम्स आपको उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप टेम्पोनेट इफेक्ट खत्म करते हैं तो उससे पहले आपको उसको प्री लोड करना है, क्योंकि जब वो टेम्पोनेट इफेक्ट खत्म होगा, जैसे कोई सैंपल अगर उन्होंने वो इतना बड़ा वो आई विल शो यू द वीडियो, अगर उसका हुआ ना तो वो बेसिकली उसका जब सैंपल निकला था वो बहुत बड़ा, पूरी की पूरी कोलन आप निकाल देना कितनी उसमें फ्लूइड और कितना उसमें वॉल्यूम निकला। चले एनीवेज ये डिस्ट्रैक्शन हो गई है, हम अपने टॉपिक में वापस आते हैं। ईएनटी एनेस्थीसिया में आपके ख्याल से क्या एनेस्थीसिया के अगर कोई ईएनटी सर्जरीज में कंसर्न को अगर हम करने की कोशिश करें चॉक आउट, तो ईएनटी एनेस्थीसिया में क्या क्या एनेस्थीसिया के कंसर्न्स होंगे? जी नुसरत। सर डिफिकल्ट एयरवे, शेयर्ड एयरवे, इसके अलावा एयरवे में जो ब्लीडिंग होती है सर वो, और एनेस्थेटिस के लिए जो है तो उसकी जो अप्रोच है ड्यूरिंग सर्जरी वो डिफिकल्ट हो जाती है सर। एक तो ये मेन हमारे ये कंसर्न होता है ईएनटी की सर्जरीज में, क्योंकि अक्सर इसमें जो है तो या तो पेशेंट मैस के साथ होता है, और या फिर अगर एयरवे में सर्जरी होती है तो ब्लीडिंग के हमें कंसर्न्स होता है। तो सर ये हमारा मेन कंसर्न होता है। डिफिकल्ट एयरवे बोला था, डिफिकल्ट एयरवे ईएनटी में किस तरह होगा? सर अगर कोई मैस पड़ा हुआ है और जो है अंदर उसकी सर्जरी होनी है, या सर इनलार्ज टॉन्सिल्स हैं। आप इसको फेशियो मैक्सिलरी से मिक्स कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ईएनटी कह रहा हूँ। ईएनटी में सर टॉन्सिल्स जो है तो वो किस में आएंगे अगर लार्ज है तो उसकी वजह से डिफिकल्ट एयरवे हो जाएगा। सर ऑब्स्क्योर तो होगा ना एयरवे, तो उसमें सर आप सही बोल सर रहे या हो, फिर शेड। हाँ आप सही बोल रही हो, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन करो सही तरह ना। शेड एयरवे की बात है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन नॉट नेसेसरीली। आपने थ्रोट पैक नहीं बोला, आपने ईयर की, और अगर सर आप थ्रोट उसको पैक,
सेपरेट कर Exactly. लेना, आप इसको सेपरेट कर लें। ओरल कैविटी की सर्जरी, नोज की नेजल कैविटी की सर्जरी, नेजल कैविटी को अगर बताते चले, नेजल कैविटी की हाँ, सर्जरी अगर हो रही है तो क्या उसमें कंसर्न होंगे? इसमें सर एडेनॉइड्स, तो उसमें सर वही, उसमें भी वही ब्लीडिंग का कंसर्न होगा। कौन कौन सी सर्जरी होती है? इसमें सर डीएनएस की सर्जरी होती है, ओके, और इसके अलावा सर एडेनॉइड्स डीएनएस की जो नेजोफेरिंजियल, डीएनएस की सर्जरी को क्या कहते हैं? उसको सर सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी। और अगर उसमें कॉस्मेटिक एलिमेंट शामिल हो जाए तो उसको राइनोप्लास्टी कहते हैं। तो एक्चुअली सेप्टो राइनोप्लास्टी होता है, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं? और इसके अलावा सर और सर ईएनटी का डोमेन तो नहीं, लेकिन पिट्यूटरी भी नेजल कैविटी के थ्रू अप्रोच करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी आपका, ये भी इसमें आ जाएगा। इसी से मिलता जुलता, इतना आप ब्रेन तक ना पहुंचे तो यहीं पर ही एक स्कोप डाल के जो एक सर्जरी होती है उसको क्या कहते हैं? सर फेस, ठीक है, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद और इसके अलावा सर इसके अलावा MUA है, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी हो सकता है। रिमूवल ऑफ फॉरेन मैगेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें सर एक और वो लैटरल राइनोटमी करते हैं। हाँ जी। उसके बाद ये कि आई के जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, जो आई के प्रोसीजर्स होते हैं उसके अंदर भी नेजल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें और आपका जो होता है ना पोस्ट ऑपरेटिव, सर ये थ्रोट पैक भी आ ENT के जाएगा। प्रोसीजर्स में भी ये वाइस वर्सा होता है, आई की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। एडेनॉइड को पुल करते हुए कई दफा वो बॉल भी खींच लेते हैं। जी, You ठीक है have ना। to हाँ जी, आप इसके अंदर खुदा न खास्ता आपने इवन आपने नेजल सर्जरी के दरमियान में आप बेस ऑफ स्कल को भी डैमेज कर सकता है सर्जन। फेस सर्जरी में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है। फिर उसके बाद एक और, अब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आ जाए ना, क्योंकि हमारा इस वक्त मोटो जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ये है कि वो इसके अंदर ये एड्रीनालीन लोकल के साथ मिक्स करके लगाते हैं, ठीक है। तो वो एब्जॉर्ब होके उसकी वजह से टैकीकार्डिया हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स स्पेशली। और अगर पहले ज़माने में हेलोथेन के साथ उसकी इंटरेक्शन थी, ठीक है। उसके बाद ये कि आपने थ्रोट पैक डाला है तो थ्रोट पैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। पोस्ट ऑपरेटिवली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो है एयरवे बेसिकली नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, नेजल पैक डाल दिया तो बहुत पेशेंट एग्रेसिव उठता है, ठीक है। तो और आपने एयर रखना होता है, क्योंकि अगर आपका वो टंग फॉल कर गई एयरवे कोलैप्स हो जाएगा, बिल्कुल टोटल ब्लॉकेड हो जाएगी। तो इसके अंदर आपने बिल्कुल अवेक एक्सट्यूबेशन करनी होती है। लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर ये भी इशू होता है कि अगर पेशेंट को आपने बहुत मतलब वाइल्डली उठाया, उसमें डिलीरियम, पोस्ट ऑपरेटिव जो इमरजेंस डिलीरियम होता है उसकी वजह से भी ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है, ठीक है। ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है, वो जो उन्होंने पैक रखा हुआ होता है या जो उन्होंने ड्रेसिंग की होती है वो भी डिसलॉज हो सकती है। सेप्टोराइनोप्लास्टी के अंदर कॉस्मेटिक होता है, वो उनकी पूरी सर्जरी की तबाही मच सकती है, ठीक है। और सेप्टोराइनोप्लास्टी में स्पेशली जब आप मास्क रखेंगे तो आप मास्क कहाँ पे रखेंगे? तो आपने एक्सट्यूबेट करना है तो ऐसे टाइम पे करना है कि आप उसके बाद उसको मास्क भी रखने की आपके पास मौका नहीं होगा शायद, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से टाइट करके अगर आप रखेंगे तो आपने वो आपका जो उसकी सर्जरी की डोमेन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस पेशेंट के अंदर ये बहुत ही एहतियात से एक्सट्यूबेशन करनी चाहिए। पेशेंट अवेक होना चाहिए और पेशेंट साथ साथ क्वाइट एंड काम भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसको आप पहले से आप उसको एक्सप्लेन, इनमें सर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का भी जो कंसर्न होता है ना, वो अक्सर सर इसमें ये एक और चीज ऐड करूंगा सर। जी कोरोनर क्लॉट जो पैलेटाइन के पीछे ब्लड जमा हो जाता है, ठीक है, एट टाइम ऑफ एक्सट्यूबेशन। अच्छा, पता नहीं, ठीक है, ये हो सकता है। मतलब बेसिकली मोटे मोटे मैंने आपको बातें बता दी हैं। तो नेजल सर्जरी के अंदर ये आपके दिमाग के अंदर ये कंसर्न होने चाहिए, ठीक है। थ्रोट पैक रखे बगैर सर्जरी नहीं करवानी, भूल सकते सर हैं। एक तो सर एक्सट्यूबेशन से पहले सक्शन मस्ट करते हैं, लेकिन सम टाइम जब सुपाइन पेशेंट लेटा होता है तो पैलेटाइन के पीछे ब्लड क्लॉट बन जाता है, ब्लड पूल होता है वहां पे। तो उसको एक्सट्यूबेशन से पहले इधर
जो हमारा वो यॉन्कर सक्कर होता है ना, उसका एंगल चेंज करके यूवुला के पीछे से उसको सक करते हैं। सम जो ENT स्पेशलिस्ट हैं वो हेड लिफ्ट करते हैं थोड़ा सा, ताकि वो फिर नीचे आता है और फिर उसको सक कर लेते हैं। सही। अदरवाइज ये फिर एस्पिरेट हाँ मतलब के चांसेस ज्यादा देखिए ये जो भी हम बातें डिस्कस कर रहे हैं ना, ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इसमें ज्यादा आ गए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अगर ओरल ब्लीडिंग भी आप बता देते हैं, थ्रोट पैक भी बता देते हैं, तो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल जो जूनियर सुन रहे हैं ये बात, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें कई दफा ये वाकया होता है कि थ्रोट पैक नहीं रखा और एक अकेला एनेस्थेटिस्ट होना तो वो नहीं मिस करेगा, लेकिन अगर 2 एनेस्थेटिस्ट होना तो ये होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एक समझता है दूसरे ने डाल दिया, दूसरा समझता है पहले ने डाल दिया, ठीक है। तो इसलिए थ्रोट पैक से रिलेटेड कंसर्न्स के अंदर थ्रोट पैक का एक सिरा बाहर रखें। थ्रोट पैक जब डले तो आप अनाउंस करें, जो नर्सिंग स्टाफ जो कंडक्ट कर रही होती है जो, उसको नोट होना चाहिए, ठीक है। और आइडियली अगर व्हाइट बोर्ड सर इसके 4 वे हैं थ्रोट पैक के। एक तो वो थ्रोट पैक को कुछ लोग टेप लेके ना उसका जो आखिरी सिरा है ना उसको ट्यूब के साथ गोल बांध देते हैं। नहीं, लेकिन ये इसलिए अच्छा नहीं है कि आप जब रिमूव करते हैं तो उस टाइम पे ट्यूब की उस टाइम पे डिसलॉज हो सकती है, तो ये जरूरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस आउटसाइड कर दें, इतना काफी है मेरे ख्याल, इतना भी वक्त बता देना काफी। जी और क्या बता रहे हैं आप, और बता दें चले। अच्छा सर, दूसरा वो यही है कि उनको नर्स का जो काउंट होता है स्क्रब उसमें उसको ऐड करते हैं, और जब लेरिंगोस्कोपी करते हैं बिफोर एक्सट्यूबेशन। जी अच्छा, लेरिंगोस्कोपी आप बार बार कह रहे हैं, देखें एक ज़हन में रखें बात कि लेरिंगोस्कोपी फिर आप डीप प्लेन में करेंगे, लाइट प्लेन में आप लेरिंगोस्कोपी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि थ्रोट पैक का जो मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए कि जो रफ ना हो, सॉफ्ट हो। आइडियली उसके अंदर अगर कोई पैराफिन मिक्स कर दें जिससे वो, क्योंकि अगर थ्रोट पैक रफ होगा, जो हमारे नॉर्मली क्या करते हैं उसके ऊपर पानी डाल के गीला करके कर देते हैं, दैट इज वेट कर देते हैं, ठीक है। दैट एक्चुअली उसके अंदर कोई लुब्रिकेंट होना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल ये कुछ कंसर्न है जो नेजल सर्जरी में, ये उसमें जो टॉन्सिल के लिए आप OSA का भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये एडिनो टॉन्सिलेक्टमी अक्सर बच्चों में होता है, तो बच्चों के से रिलेटेड कंसर्न हो जाएंगे उसके अंदर। और उसके अलावा जो है जो उसमें टेक्निक, जो सर्जिकल टेक्निक है ना, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि टॉन्सिल हम लोगों ने कई दफ़ा यहाँ पर इस फोरम पे डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं उसको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ कि उसमें एक हॉट टेक्निक होती है, कोल्ड टेक्निक होती है। हॉट टेक्निक के अंदर ज़्यादा कॉटरी का इस्तेमाल होता है, और कोल्ड टेक्निक के अंदर वो उसको क्रश कर देते हैं बेल के जरिए, जो उसका मैकेनिकल होता है। तो बेसिकली यूजुअली कोई एब्सोल्युटली हॉट या एब्सोल्युटली कोल्ड टेक्निक नहीं होती, इसका कॉम्बिनेशन होता है। उसको वो क्रश भी करते हैं, उसमें सूचर्स भी लगाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना है, क्योंकि अगर वो जितनी ज़्यादा कॉटरी करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग टॉन्सिल होने के भी चांसेस होते हैं, और उतनी ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिव पेन होगी, ठीक है। तो आपने ये इसमें जहन में रखना है ये चीज़। और थ्रोट पैक अगर पोस्ट ऑपरेटिव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रही है, तो आपने थ्रोट पैक को मेक श्योर करना है कि थ्रोट पैक आपने निकाल दिया, या इवन जो उनके गॉजेज होते हैं वो छोटे छोटे गॉजेज होते हैं, कई दफ़ा वो भी चाह सकते हैं इनएडवर्टेंटली, ठीक है। लीस्ट लाइकली है लेकिन वो भी जा सकते हैं। तो ये आपका है। फिर उसके बाद इसी में ही एक साथ होती है क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, जो मतलब आप समझ लीजिए कि उसके अंदर कोई नथिंग स्पेशल, ये है कि अगर कोई और उसके अंदर कंजेनिटल एनोमलीज हो सकती हैं, ठीक है, तो आपने उनको रूल आउट कर लेना है। और ये उसमें पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया के कंसर्न, ठीक है। बाकी तकरीबन यही चीज़ है। डिफिकल्ट इंट्यूबेशन इन द सेंस होती है कि आपका आर्किटेक्चर को इतना अच्छा नहीं हो रहा होता, और आप उसको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट रिपेयर हो गया, टॉन्सिल हो गए, एडिनाइड्स हो गया, ठीक है। जो ब्लीडिंग टॉन्सिल इस वक्त हमारा कंसर्न नहीं है, इस वक्त वो हम नहीं डिस्कस कर रहे, वो वी विल डिस्कस एट सम अदर टाइम। इस वक्त हम ENT से रिलेटेड सर्जरीज को पहले कवर कर लें, अगर टाइम बच गया तो ब्लीडिंग टॉन्सिल भी कर लें। अच्छा, उसके बाद जो थ्रोट, सॉरी क्या नाम है उसका, ईयर को पहले कर लें, फिर लेरिंजेक्टमी की तरफ चलते हैं। जो ईयर है, ईयर सर्जरीज जो है यूजुअली कौन कौन सी होती है? टेम्पेनोप्लास्टी है। एक उनको बताने दें किसी और को, नुसरत या आप कौन बोल रहे हैं? सारा आप बता यासीन। जी यासीन, आज आप थोड़े दिन के लिए ना आप बताइए, आप लिखते जाएं, क्योंकि इस वक्त मैं वाईवे वालों को जरा सा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। ओके सर।
ठीक है, आप इसमें ऐड करते जाएं, कीन ऑब्जर्वेशन करें, ये इससे बहुत लर्निंग होती है। जी सर, आप प्लीज। ओके सर। ईयर सर्जरी में क्या क्या कंसर्न होते हैं और कौन कौन सी सर्जरीज होती है? सर मैस्टोइडेक्टमी हो गई, इसमें Mastectomy हो बोन गई और एंकर्ड हियरिंग एड लगाते हैं सर, और पहले मायरिंगेक्टमी होगी। कॉमन बताइए ना। मैस्टेक्टमी, ग्रोमे इंसर्शन, टिम्पैनोप्लास्टी, ठीक है, मायरिंगोटमी सर। जी, मेरिंगोटमी, ठीक है, और फॉरेन बॉडी, ठीक है, और इसके अलावा जो कॉक्लियर इम्प्लांट होता है वो, ठीक है, यूजुअली यही होती है। इसके अंदर आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसर्न होते हैं? क्या इसमें थ्रोट पैक रखने की जरूरत पड़ सकती है? सर पढ़ सकती है, क्योंकि दे आर इंटरकनेक्टेड आई, ईयर एंड नोज साइनसेस के थ्रू। आप वैसे सर्जन के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। यूजुअली सम सर्जन्स विल आस्क के जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। नॉट 100% मैंडेटरी, नॉट एज इम्पोर्टेंट एज इन थ्रोट सर्जरी, लेकिन आपने बहरहाल कंसर्न आपने इसको जेहन में रखना है, ये मिस नहीं करना इस चीज़ को। एक ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अक्सर इट इज़ कंबाइन विद एडिनोइड टॉन्सिल के साथ ग्रोमे इंसर्शन कर रहे होते हैं, या जो है, क्योंकि ये सिस्टम आपस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो ये बात होती है, ठीक है। अच्छा, तो मैस्टाइड की सर्जरी में और क्या कंसर्न होते हैं? मैस्टाइड जो है वो कौन सा होता है? क्रॉनिक कुसुम, उसको हम कुसुम कहते थे, क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, उसमें किया जाता है ना। या कोलेस्टेटोमा एक होता है। कोलेस्टेटोमा जो है ये फंगल होता है इन्फेक्शन, क्या होता है ये भूल गया मुझे। ये सुपरेटिव इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होती है, क्या होती है कोलेस्टेटोमा, किसी को याद है? एनीवेज, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है वो क्या क्या होते हैं? पोस्ट ऑपरेटिवली क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या इंट्रा ऑपरेटिवली आपके क्या क्या कंसर्न्स होते हैं? क्या क्या कंसर्न्स होते हैं? nausea vomiting ये तो पहले इंट्रा ऑपरेटिव बता दो। देखो, फेशियल नर्व मॉनिटरिंग होती है इसमें, मसल रिलैक्सेंट नहीं देना होता। कॉक्लियर इम्प्लांट में भी यही चीज होती है, मैस्टेक्टमी में भी यही चीज होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पोस्ट ऑपरेटिवली जो है नर्व मॉनिटरिंग, यानी कि बेसिकली नर्व मॉनिटरिंग आ गई, तो आपने मसल रिलैक्सेंट नहीं देना। दूसरी बात ये कि इसके अंदर भी हम आई में वो उसमें थ्रोट और उसमें भूल गए हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया, ठीक है, इनके अंदर अक्सर देंगे कि शॉर्ट एक्टिंग देंगे? इंट्यूबेटिंग डोज के बाद आपने नहीं देना, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अगर आप लॉन्ग एक्टिंग से भी अंडर कर रहे हैं तो आप एक डोज दे दें, उसके बाद आपने रिपीट नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद जो है पोस्ट ऑपरेटिवली टेनाइटस हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिवली नोजिया वॉमिटिंग होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जी डॉक्टर शाइस्ता, आप क्या पूछ रही हैं? सर मैं एक चीज बताना चाह रही थी कि सर जैसे माइंजियोप्लास्टी होती है उसमें आपने एनेस्थीसिया कंसर्न हम ये देख सकते हैं स्पेशली कि नाइट्रस जो है वो डिफ्यूज होती है ना मिडिल ईयर में, और रिस्क होता है कि ग्राफ्ट अगर कर रहे हैं तो उसका लिफ्ट ऑफ हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करते हैं, मतलब कब कितनी देर पहले अवॉइड करेंगे, कब बंद करेंगे और क्या करेंगे? 5 से 10 मिनट। देखें मेरी एक बात सुने, नाइट्रस ऑक्साइड ना पूरी दुनिया के अंदर एक कंट्रोवर्शियल चीजों में शामिल है, ठीक है। कुछ लोग इसको यूज करते हैं, कुछ लोग इसको नहीं यूज करते। आप यही है कि आप वो 5 से 10 मिनट में डिफ्यूज हो जाती है, तो आप उसको 10 से 15 मिनट पहले बंद कर दें सेफली, ठीक है। और जब बंद करें आप तो स्लो बढ़ा दें, तो वो व्हाटएवर सर्किट में है तो वो वॉश हो जाएगी, ठीक है, वॉश आउट हो जाएगी, ठीक। और देखें जैनब, इसका मतलब ये है कि इंटूबेटिंग डोज के बाद आपने नहीं देना, तो बेसिकली जब तक पोजीशनिंग और सारा कुछ पेन ड्रेप करके वो जब तक फेशियल नर्व तक पहुंचेंगे ना, तब तक आधा घंटा का टाइम तो डेफिनेटली गुजर जाएगा ना इंटूबेशन से या डोज से। तो उसके बाद आप उसको टीवा या आप उसको ऐसे एजेंट देंगे जिससे
नर्व मॉनिटरिंग में हिंड्रेंस ना हो। जी अजहर भाई। जी जिशान, मैं जरा सा ऐड करना चाह रहा था बेटा कि ये जो आपकी ग्राफ्टिंग है आयोटाइटिस मीडिया में, देयर आर टू टाइप ऑफ ग्राफ्ट्स। एक को कहते हैं ऑनले ग्राफ्ट और एक होता है इनले ग्राफ्ट, जो इंटरनल साइड से रखते हैं। उसमें एक्चुअली नाइट्रस रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो एक्सपेंड करेगा तो ग्राफ्ट बेहतर फिक्स होता है। जबकि आउटले जो होता है, जो बाहर वाला है, उसको वो अप्रूव कर देगा। सो यू आस्क द सर्जन व्हेन ही इज गोइंग टू पुट द ग्राफ्ट whether it will be a inlay graft or outlay graft। अगर वो इनले ग्राफ्ट कर रहा है तो फिर आप बेशक नाइट्रस रूटीन में अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। दैट इज द ओनली पॉइंट। चले अजहर भाई, थैंक यू। एक्चुअली देखें, व्हाइल वर्किंग इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हॉस्पिटल आपको इस किस्म की चीज़ें एक्सपोज, अब ये मेरे लिए नई चीज़ है, मैंने पहले कभी भी नहीं सुना मैंने, है ना। दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। और ये जो है जिस तरह अजहर भाई ने उस दिन हमें बताया था पैंग ब्लॉक का, और जमील ने हमें बताया था पैंग ब्लॉक का जो हिप की मैनिपुलेशन के लिए होता है, और जेनिकुलर ब्लॉक होता है जो नी सर्जरी में लगाया जाता है, वो हमारे लिए एक नई बात थी, ठीक है। और इसी तरीके से जो अजहर भाई ने बात बताई है वो नई है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि आप अपने बैक ऑफ माइंड में ये बात रखें। लेकिन यूजुअली जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो एग्जाम्स होंगे ना, उसके अंदर आप ये चीज़ ना मेंशन करें तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन ये इट्स अ वेरी वेरी हैंडी इंफॉर्मेशन, क्योंकि पाकिस्तान में किसी को ये बात पता ही नहीं होगी, फ्रैंकली स्पीकिंग। आवाज नहीं आ रही। एक मिनट प्लीज। जी, तो सॉरी मैं जरा बात कर रहा था। तो बहरहाल ये कि ये जो चीज़ है ना, ये इट्स समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमें कई दफ़ा चीज़ें ऐसी लर्न करनी, ये इत्तेफाक से मेरा भी इनकाउंटर इस चीज़ से नहीं हुआ, तो इट्स समथिंग न्यू फॉर मी। थैंक्स अजहर भाई। अच्छा, तो बहरहाल ये कि ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो है वो आपने जो हमारे सिस्टम के एग्जाम में, उसमें यूजुअली आप यही बोल दें कि नाइट्रस ऑक्साइड को आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी ब्लीडिंग का मैंने आपको बता दिया, बैलेंस का बता दिया, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग का बता दिया, फेशियल नर्व की मॉनिटरिंग का बता दिया, मसल रिलैक्सन का बता दिया, और कोई चीज़ रह तो नहीं गई? हाँ, नेक में पेन होती है पोस्ट ऑपरेटिवली, क्योंकि पोजीशन बहुत देर तक नेक राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, जिस साइड पे भी डिपेंडेंट साइड पे हो रही होती है, सो टिल्ट करके पेशेंट की वो सर्जरी हो रही होती है, ठीक है। तो ये अभी हम बात करते हैं, ये अभी हम लेजर सर्जरी और लेरेंजेक्टमी पे आएंगे। इमरान, ईयर सर्जरी के रेफरेंस से बात क्यों नहीं मिस कर रहे? टेम्पैनोप्लास्टी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जो है ना लेरिंग्स की सर्जरी या वोकल कॉर्ड्स की सर्जरी, ठीक है। तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो एक लेज़र से रिलेटेड होता है। उसके बाद जो अगर लेरेंजेक्टमी है ना, तो लेरेंजेक्टमी में आपके कैंसर से रिलेटेड सारे कंसर्न आ जाएंगे। इसके अंदर डिफिकल्ट इंटुबेशन का सारा आपका सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है। तो आपने डिफिकल्ट इंटुबेशन को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आपने इनहेलेशनल इंडक्शन करनी है, किस तरीके से ये पेशेंट जो कैंसर का पेशेंट है, और अक्सर ये ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, स्मोकर्स होते हैं, तो इसके अंदर जो दूसरी जो डिजीज़ की इंसिडेंस जो है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ओल्ड एज रिलेटेड कंसर्न्स भी होते हैं। और उसके बाद जो है और क्या चीज़ है,
हाँ, तो अच्छा देखें, इसके अंदर आप ये ज़हन में रखें कि अक्सर ये पेशेंट ना बिफोर लेरेंजेक्टमी ये डीएल के लिए आते हैं, तो वो बड़ा ट्रिकी टाइम होता है। उसमें कई दफ़ा आपको इंट्यूबेशन करनी मुमकिन ही नहीं होती, ठीक है? तो उसके अंदर फिर अक्सर औकात सर्जन जो है वो पहले उसमें प्री ऑपरेटिवली उसमें ट्रिक्योस्टमी कर देते हैं लोकल में ना। तो आपको ये अगर वो नहीं भी करते प्री ऑपरेटिव ट्रिक्योस्टमी, तो आपने उसको जो है वो लोकल सॉरी आपने मेंटली प्रिपेयर रहना होता है कि हो सकता है कि जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो ट्यूब है ना वो भी ना जाए। 5 नंबर की ट्यूब अक्सर औकात वो यही कहते हैं कि 5 नंबर की ट्यूब डाल दें, स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज की चाहे। उसके लिए माइक्रो लेरेंजियल ट्यूब होती है, क्योंकि जो एडल्ट में अगर आप 5 नंबर की ट्यूब डालेंगे तो उसकी तो लेंथ ही थोड़ी होगी, तो वो तो ऊपर तक पहुंचेगी नहीं, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड माइक्रो लेरेंजियल ट्यूब होती है, ठीक है? जो इस तरह की सिनेरियो में होती है, जो कि पतली और लंबी होती है, माइक्रो लेरेंजियल ट्यूब, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। और इसके अंदर जो है ना बाकी है कि कोमॉर्बिडिटीज और कैंसर से रिलेटेड कंसर्न जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किए थे वो सारे हो सकते हैं। प्री ऑपरेटिवली भी इसको रेडियोथेरेपी मिल सकती है, यूजुअली मेरे ख्याल पोस्ट ऑपरेटिवली ही मिलती है। और लेकिन ये कि आपके दिमाग में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर से रिलेटेड सारे एयरवे की डिस्टॉर्शन हो सकती है, और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? तो ये आपने जहन में रखना है कि ये डीएल का प्रोसीजर इज़ वेरी ट्रिकी, और इसके अंदर मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है इसके अंदर, ठीक है? तो इसमें आप ऐसे एजेंट के सर साथ इसमें सम टाइम पहले भी रेडियोथेरेपी करवा के आते हैं कुछ पेशेंट्स साइज को रिड्यूस करने के लिए। जी, अच्छा देखिए, ये अगर इस वक्त कोई एफसीपीएस वाला नहीं है, जाहिर बात है वो उन लोगों का कल टॉक्स है, बेस्ट ऑफ लक टू देम। लेकिन ये है कि वो बेसिकली ये आपसे इसमें इसका लॉन्ग केस भी आ सकता है। ये लॉन्ग केस भी लोगों का आया हुआ है, थ्रोट का है, ये ओरल ट्यूमर्स के ऊपर कई दफ़ा आया हुआ है, और इवन ये लेरेंजेक्टमी का पेशेंट जो है वो लॉन्ग केस में भी आ जाता है, ठीक है? तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है? और उसके अंदर ये कि जो तकरीबन मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं लेरेंज के उस हिसाब से लेरेंजेक्टमी का जो प्रोसीजर होता है इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर यूजुअली। इसके अंदर आपको प्री ऑपरेटिवली ट्रेकियोस्टमी करते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है सारी जो ब्लीडिंग, डिफिकल्ट ट्यूबेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके कंसर्न्स होते हैं, ठीक है? एनीथिंग एल्स प्लीज इसमें ऐड ऑन कर दें प्लीज, अगर कोई करना चाहता है तो। जी सर इसमें एनजी ट्यूब डालनी होती है मेरे ख्याल में, इट्स इम्पोर्टेंट। एनजी ट्यूब? जी सर। वो क्यों सर वो क्योंकि बाद में न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं आप? जी जी सर। हाँ जी, ठीक है, ये भी एक आ जाएगा कंसर्न। उसके अलावा जो है बेसिकली लेरेंजेक्टमी एज अ प्रोसीजर में यही सारी चीज़ें होंगी। अब आ गए लेज़र, ठीक है? जो लेज़र सर्जरी है उसमें क्या कंसर्न? जी आप कुछ कह रही हैं डॉक्टर मिश्रा? यस डॉक्टर। सर वो जी सर वो बस ब्रोंकोस्कोपी का भी मैंने वो पूछना था कि ब्रोंकोस्कोपी में मतलब क्या हम ट्यूब मतलब नहीं डालते या क्या करते हैं, क्योंकि वो मैंने अभी तक देखी ही नहीं है। अच्छा लेकिन देखिए, सुना है कि वो एक मेरी बात सुने। जो ब्रोंकोस्कोपी होती है ना वो दो तरह की होती है, एक रिजिड होती है, एक जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है? तो जो रिजिड ब्रोंकोस्कोपी होती है वो फॉरेन बॉडी के लिए भी इस्तेमाल होती है और वैसे डायग्नोस्टिक के लिए भी होती है। तो वो बेसिकली होता ही है कि रिजिड ब्रोंकोस्कोप के साइड पोर्ट से ब्रीदिंग सर्किट आपका अटैच हो जाता है, तो उसके जरिए आप उसको वेंटिलेट भी कर सकते हैं और आप उसको इनहेलेशनल एजेंट से आप एनेस्थीसिया को मेंटेन भी कर सकते हैं, ठीक है? और जो फ्लेक्सिबल होती है वो फ्लेक्सिबल में होता ये है कि उसके अंदर बेसिकली वो ट्यूब के थ्रू जाते हैं। उसके अंदर भी ये होता है कि कनेक्टर लगा होता है, उसके ट्यूब के थ्रू भी जा सकते हैं और वो ट्यूब के साइड से भी जा सकते हैं, ठीक है? तो ये उसमें होता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। लिवाज के लिए भी कर सकते हैं, कोई जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं उनका अक्सर लिवाज किया जाता है, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। इसके अंदर जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात होती है ना, इस प्रोसीजर के पोस्ट ऑपरेटिवली जो है पेशेंट को बहुत बेइंतहा कफ होती है, और ये कोविड की सेटिंग में ये इस तरह का पेशेंट अगर कोई प्रोसीजर के लिए आता है तो आप लोगों जो बंदा करवा रहा है उसकी तो लिए तो तबाही है,
बल्कि पूरे स्टाफ के लिए दवाई है, क्योंकि ये पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली बहुत कफ करता है। तो इसमें आपके पास क्या क्या मैन्यूवर्स होते हैं इस कफ को अवॉइड करने के लिए? एनी आइडियाज? सर वही एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो बन गई हुई है वो पेशेंट का एयरवे। नहीं, मैं वो प्रिवेंशन से मुराद है, मैं ट्रांसमिशन की नहीं बात कर रहा। मैं कफ को सप्रेस करने या प्रिवेंशन करने का कोई तरीका है? सर उसमें यही है, फिर रिवर्स ट्रेंडेलेंबर्ग पोजीशन करके उसको टाइम दे ताकि मैक्सिमम फ्लूइड जो है वो क्रिएट हो जाए, यही कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बात और, उसमें रेगुलर सक्शनिंग या ह्यूमिडिफिकेशन जो भी, अगर हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, प्लस उसमें अगर हमने कोई उसकी ट्रेकियोस्टमी या एंटीकोलिनर्जिक्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिया उसका अच्छा हम करेंगे। उसके अलावा इसमें आप लोग जो है ना नॉर्मल सलाइन से आप नेबुलाइजेशन भी कहें, और आप लिग्नोकेन जो है ना वो आईवी भी दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली लिग्नोकेन आईवी का भी एक इफेक्ट होगा एज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग, ठीक है। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग के तौर पे जो है वो इफेक्ट, ठीक है। और स्टीरॉइड्स का भी रोल हो सकता है, ठीक है। मोटेलोकास का भी हो सकता है। लिग्नोकेन का वो होगा इफेक्ट मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग। और जो है वो ये, अच्छा लेजर सर्जरी के बारे में बताएं। सर लेजर सर्जरी में सबसे पहले तो ट्यूब हम जो चूज करते हैं वो मतलब मेटल ट्यूब होती है ताकि फायर ना लग जाए, ठीक है। और सेकेंडली सर ये सिर्फ मेटल ट्यूब होती है? सर मेटल ट्यूब विद जो कफ होता है उसमें मिथाइलिन ब्लू इंसफलेट करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको जरा डिटेल से बताना, कोई और बताए। सारा आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। जी आप बताइए प्लीज, लेजर के अंदर कौन कौन सी ट्यूब्स होती है? सर एक रॉबर्ट शो होती है, जी जी। और और सर और मुझे याद नहीं आएगा। देखें कौन सी बोली है मैडम? रॉबर्ट शॉ ट्यूब होती है ना लेजर की। नहीं वो रॉबर्ट शाह तो, सर मेटालिक। रॉबर्ट शाह जो ट्यूब आप बता रही हैं वो तो डबल ल्यूमेन ट्यूब नहीं होती? पहले जमाने में ना वो सिलिकॉन रबर ट्यूब मेटल के साथ होती थी। ये डबल कफ होती है यार, डबल ल्यूमन नहीं होता है इसमें, डबल कफ होता है। एक में आप एयर करते हैं और एक में आप मिथिलीन ब्लू इंजेक्ट करते हैं इन केस ऑफ लीकेज। नहीं मैं बेसिकली कह रहा था कि जो रॉबर्ट शॉ होती है वो तो डबल ल्यूमन ट्यूब नहीं होती? डबल ल्यूमन है, ठीक कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ जो लेजर सर्जरी की है वो दैट इज डबल कफ। डबल कफ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। और अजहर भाई कोई इसकी लेजर सर्जरी के बारे में, क्योंकि मेरा इसमें रिलेटिवली कम एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें जरा सा प्लीज ऐड ऑन करें। ज्यादा इम्पोर्टेंट तो जी एक मिनट ज्यादा बोलने इम्पोर्टेंट तो फायर प्रोटोकॉल ही है। नहीं लेकिन ट्यूब्स के बारे में अगर बताएं। ट्यूब्स के बस वो बेसिकली लेजर ट्यूब ही कहलाती है, और उसकी डिस्टिंक्शन यही है, जैसे आपकी आर्मर ट्यूब होती है वो अंदर से मेटालिक होती है, क्योंकि एक जमाने में ये कंसेप्ट था कि आप ट्यूब को रैप कर दें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से तो बच जाती है, लेकिन उससे लेजर रिफ्लेक्ट होकर डैमेज करती थी। तो अब ये इनर कोटिंग होती है जैसे आपकी रीइंफोर्स्ड ट्यूब होती है, और फर्क ये होता है कि डबल ल्यूमन होती है, उसको लेजर ट्यूब ही कहते हैं। सही। हमारे सेटअप में तो यही है। आर्मर ट्यूब हुई ना, जो आर्मर ट्यूब ईएनटी में यूज करते हैं वो है लेजर के लिए भी यूज होती है। बच्चे वो उसकी एक्सटर्नल सरफेस पे होता है ना, ये इंटरनल साइड पे है, क्योंकि अगर आप बाहर रखेंगे ट्यूब से तो लेजर ने तो बाहर से हिट करना है ना, वो रिफ्लेक्ट होगी। तो ये इसकी इनर कोटिंग होती है, ट्यूब के अंदर वाली साइड पे स्प्रिंग होता है। अच्छा, some words about what is laser? लेजर से क्या बनता है? Light amplification by stimulated emission of radiation. इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक। कोहेरेंट का क्या मतलब होगा?
सर वो उसका एम्पलीट्यूड का कुछ होता है कि वो एक ही फेज में होता है कुछ? नहीं, वो एक फेज में जो होता है वो कोहेरेंट है, एक ही वेवलेंथ है वो मोनोक्रोमैटिक है, मोनोक्रोम। और कॉलीमेटेड है कि पैरेलल चलता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें दूसरी जो है कंसर्न होता है वो होता है मीडियम होता है, या वो सॉलिड मीडियम होता है या जो है वो लिक्विड मीडियम होता है, ठीक है। और गैस मीडियम भी होता है, जैसे हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है, ठीक है। लिक्विड है, डाइज होती हैं, और सॉलिड जो होता है वो क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे फंक्शन होता है इसमें? सर ये बेसिकली जिस भी टिश्यू पे लगती हैं तो इनका रिफ्लेक्शन हो सकता है, या इसमें आई हैजर्ड भी तो होता है ना स्टाफ का सर। जी जी, इफ आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन कुछ अच्छा। टिश्यू जो है वो लेजर को अब्सॉर्ब करते हैं सर, कुछ सर रिफ्लेक्ट एक करते इसका हैं। प्रिंसिपल होता है, कोई पॉपुलेशन करके कुछ होता है? ये मुझे भी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। अच्छा, ऐसा करते हैं, मेरी बात सुने, मैं एक सिटिंग और कर लेते हैं। मैं ना असल में बहुत मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज, तो मेरा ख्याल है कि Okay, बाकी ENT कल हम फिनिश कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो कल सेम टाइम इंशाल्लाह। सॉरी फॉर द, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा मेरा काफ़ी मुझे थकावट हो रही है, अभी खाना खाया था, मुझे नींद सी आने लगी है तो लेज़र पढ़ाने के लिए GCS का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह सही सर। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। चले सर, वीकेंड है, आराम करें इंशाल्लाह नहीं, करके। थैंक यू सो मच सर। हमारा वीकेंड थैंक खत्म यू हो सो गया। मच सर, यहाँ का थैंक यू सर। यहाँ का वीकेंड खत्म हो चुका है, यहाँ पे वीकडे शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे सर Saturday- MCPS की डेट आई है? कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन, अगर कोई बंदा किसी को नहीं, पता मेरा हो नहीं वाइवे ख्याल, मेरा नहीं ख्याल इन लोगों को अभी किसी को नहीं आई। टेंटेटिव डेट ही है अभी कंफर्म। जी चलें, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू सर।